तो अभी हमने जो है वो कुछ वीडियो जो है इलेक्ट्रिकल वो एसी सर्किट एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक जो जैसे नोडल एनालिसिस वगैरह ये सब तो आप मतलब जैसे डीसी वाला पढ़े हो, सेम टू सेम जो है नोडल मैश एनालिसिस एसी के अंदर अप्लाई करते हैं ना। अब एसी के अंदर जब हम जो थ्योरम्स वगैरह अप्लाई करते हैं, जैसे थेवेनिन अप्लाई करते हैं, नॉर्टन अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वो और सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं, तो ये जो थ्योरम्स है ये डीसी के अंदर तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है थेवेनिन को छोड़ के और मैक्सिमम पावर को छोड़ के, है ना। लेकिन एसी वाले सर्किट के अंदर देखेंगे ना, तो एसी वाले सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम जो है, जिसको हम डीसी के अंदर मतलब कभी इनवाइट ही नहीं करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा सोर्स होता है, तो बार बार क्या होता है, एक ही सर्किट को 3 सोर्स है तो 3 बार सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो उस वाली थ्योरम से हम बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन एसी वाले सर्किट में जैसे मान लो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सोर्स दे रखा है, एक ही सर्किट के अंदर मान लो 2-3 सोर्स हैं और उनका फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग है, एक डीसी सोर्स दे दिया, फिर एक एसी सोर्स मिक्स कर दिया, है ना, और या फिर एक एसी दे दिया जो है वो मान लो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो 100 है, दूसरे के अंदर 150 दे दिया या 50 दे दिया, तो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सोर्स है, तो उनको सोल्व करने का आपको सुपरपोजिशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है ना। एक सोर्स को एक बार डिसेबल करो, दूसरे को लो, फिर दूसरे को डिसेबल करो, पहले को लो, और फिर जो किस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट या उसके एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज वगैरह पूछा है वो वाला जो है वो सुपरपोजिशन से निकाल के और इंडिविजुअल को सम कर दो, ठीक है। ये लीनियर सर्किट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो अब ये वाला जो सारा एसी के लिए हम कुछ कुछ किए थे, वो थ्योरम्स एसी वाला जो पढ़े हमने अभी उनके अंदर कुछ कुछ में, तो वो वाला एसी के अंदर जो है उन थ्योरम्स को आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे मैंने डीसी के अंदर बोला था ना कि डीसी के अंदर जो है वो आप नोडल एनालिसिस को एक पे जो है प्रोफिशिएंसी जो है अचीव कर लो, उसके बाद में निकालना तो अल्टीमेटली वोल्टेज एम्पियर है, वो थेवेनिन से निकालो, नॉर्टन से निकालो, नोडल से निकालो, मैश से निकालो, कैसे भी निकाल दो, है ना, उस आएगा तो सेम ही, तो एक में कर लेना। लेकिन एसी में उससे काम नहीं चलेगा। एसी में आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सोर्स दे दिया तो सुपरपोजिशन लगाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है ना। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम उसमें देखेंगे तो उसकी जो है वो अलग अलग कुछ कंडीशन निकल के आती है, जब लोड जो है वो मतलब आर और एल और आर सी आर एल सी टाइप का होता है, तो जेड थेवेनिन इक्वल टू कुछ कॉन्जुगेट ऑफ निकल के आता है ना। जब लोड जो है प्योरली रेजिस्टिव होता है तो जेड थेवेनिन, तो वहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा थ्योरम्स के अंदर। ऐसे ही जैसे हम रेजोनेंस का भी हम पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस वाला प्रॉब्लम्स का हमने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखा था, तो रेजोनेंस वाला कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखा, तो उनमें एक तो प्रॉब्लम्स इस तरह की आ रखी है कि सीधा उसने मेंशन कर दिया कि एक पर्टिकुलर सर्किट है और उस पर्टिकुलर सर्किट में सोर्स जो है वो जो करंट डिलीवर कर रहा है वो सोर्स के वोल्टेज के साथ इन फेज है, तो वो कोई एलिमेंट एल है या फिर सी है, उसमें से कुछ वेरिएबल मिस कर देगा, जैसे एल को मिस कर दिया, सी और बाकी सब दे दिया, फिर पूछेगा कि अगर ये वाले दोनों फेज में है तो आप बताइए एल का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, बैंडविड्थ क्या है, वो ये वो मैक्सिमम मतलब जो पावर का मैक्सिमम जो है वो कौन से वाली फ्रीक्वेंसी पे निकल के आ रहा है, वो सब सारा जो है उस तरह का एक तो प्रॉब्लम आ जाता है। एक प्रॉब्लम आता है कि रेजोनेंस का प्रॉब्लम सीधा नहीं दे के एक सर्किट एनालिसिस का प्रॉब्लम दे दे और उसमें एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना के दे कि उन एलिमेंट्स के अक्रॉस जो है वो उन एलिमेंट्स में मतलब पर्टिकुलर कोई एक ब्रांच में कुछ एलिमेंट्स को ऐसा बुरा सा कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, ठीक है, जिसको पहली बार में देखोगे तो क्वेश्चन छोड़ने का ही मन करेगा ना। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें इनडायरेक्टली रेजोनेंस यूज हो रहा होगा, मतलब जैसे सीधा नहीं बोलेगा कि इसमें सोर्स वोल्टेज और सोर्स का करंट जो है वो यहाँ से अगर देख रहे हैं तो वो फेज में है, वो इस तरह का सीधा नहीं बोलेगा। रेदर एलसी सर्किट का या आरएलसी सर्किट का सर्किट की ही किसी एक पर्टिकुलर सर्किट की ब्रांच में उसका कॉम्बिनेशन लेगा और उन फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स की वो कुछ ऐसी चूज करेगा कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में रेजोनेंस हो रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच में रेजोनेंस हो रहा होगा, तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में रेजोनेंस हो रहा है तो उस ब्रांच का इंपीडेंस जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि वो पूरा रजिस्टिव हो जाएगा, तो सोल्व करने में दिक्कत उसमें ज़्यादा नहीं आएगा। तो जैसे ये वाला एक प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या है, रेजोनेंस का सीधा होने के बजाय, जैसे मान लो ये पहली बार में इसमें रेजोनेंस का सीधा इम्प्लीमेंटेशन मतलब डायरेक्ट नहीं बोला है कि सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट यहाँ से डिलीवर हो रहा है वो फेज में है, रेदर इसने क्या किया, एल और सी का ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन लिया कि सर्किट में कहीं ना कहीं रेजोनेंस हो रहा है। जैसे मान लो ये पहली बार प्रॉब्लम आप गेट एग्जाम लिख रहे हो, मान लो पेपर में दे रहे हो और पहली बार आप जो है स्क्रॉल कर रहे हो कर्सर को प्रॉब्लम्स को, नीचे अचानक से ये प्रॉब्लम दिखी है, तो इसमें देखो ये सर्किट जो है वो ये काफ़ी मतलब क्लमसी टाइप का दिख रहा है ना, तो कोई भी इसको देख के जो है पहली बार में, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना, तो कोई भी इसको देख के पहली बार में तो ये सोचेगा कि एक बार आगे वाला कर लेते हैं, इसके ऊपर बाद में आता हूँ, जबकि इसके अंदर कुछ है नहीं, इसी के अंदर इस सर्किट के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। इसको देखेंगे अगर, तो देखो मैं अगर पहली बार में देता ना, मैं एग्जाम दे रहा होता और मैं ये वाला मेरे सामने ये क्वेश्चन आता, ये 2016 में आया हुआ है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले एक बार के लिए क्या सोचता
सबसे पहले मेरी फाउंडेशन जाती है एग्ज़ाम के अंदर कि जो कंडक्ट करवा रहा है ना वो इतना बड़ा सर्किट सोल्व जो है वो उस पेपर के अंदर 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो पूरा सर्किट का आर एल सी इस पूरी कॉम्बिनेशन को इम्पीडेंस को Y1 Y2 एडमिटेंस इम्पीडेंस का सम करके नेट तो नहीं निकालने को पूछेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम परमिट नहीं करता ना। 3 घंटे का 65 क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिनमें अच्छे से सोचना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अगर ये वाला प्रॉब्लम एग्जाम में देख रहा होता तो मैं एक बार के लिए इस प्रॉब्लम को देखते ही मैं सबसे पहले ये सोचता है कि AC सोर्स दिया हुआ है 1000 का, L और C का कॉम्बिनेशन और L और C का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो इस पूरे में मतलब जैसे इसका ओमेगा L कैलकुलेट कर लिया, XL इसका XC, XL XC इसका कैलकुलेट किया और फिर पूरे का कॉम्बिनेशन एक साथ जो है वो निकालने में बैठा, तो एक बार के लिए लगेगा कि ये तो बहुत टेडियस काम होगा, है ना। लेकिन अगर हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये L और ये C, ये L और ये C का एक बार इम्पीडेंस कैलकुलेट कर ले सिर्फ, तो साफ साफ इसके अंदर कैलकुलेट करके देखते हैं, तो एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये फ्रीक्वेंसी इसने ऐसी चूज की हो कि ये वाले के अंदर जो पैरेलल सर्किट है इसके अंदर इस तरह का रेजोनेंस हो रहा हो कि इसकी इम्पीडेंस या तो 0 हो गई हो या तो इनफाइनाइट हो गई हो, है ना। अगर 0 हुई तो ये शॉर्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट हुई तो ओपन हो जाएगा, है ना। मैं अगर होता तो मैं इस तरीके से सोचता इस वाली प्रॉब्लम को। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं पूछेगा कि आप जो है वो वहाँ पे अपना जो नोटपैड दिया हुआ है उसको पूरा भरे जा रहे हैं कैलकुलेशन करके, वो वाला मूर्खता वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। और वो भी IIT जब कंडक्ट करवा रहा है तब। IIT का कोई भी क्वेश्चन आता है 4 लाइन से ज़्यादा पेन नहीं चलाना आपको, 4-5 लाइन से ज़्यादा, बस उतने में आ जाता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बता रहा हूँ, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो 2 लाइन भी नहीं चलाना होता है ना, ठीक है। तो इस वाले प्रॉब्लम में एक बार देखते हैं कि रेजोनेंस का इनडायरेक्टली सर्किट के अंदर यूज कैसे होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस वाले सर्किट के अंदर एक बार इनका इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं ज़रा। तो जैसे इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे इस वाली ब्रांच का जैसे कैलकुलेट करेंगे XL, है ना। जैसे इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है वो मान लेते हैं कुछ X1 है ना। और ये वाली ब्रांच जो है इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है वो मान लेते हो कुछ X2 है। वो यही क्यों कर रहा हूँ मैं, ये मेरे दिमाग में यही क्यों आया, जिसका लॉजिक मैंने अभी दिया कि एक तो एग्ज़ाम की वो समझो पूरी एक बार कि किस तरह का एग्ज़ाम है और किस इतना बड़ा क्या पूछेगा क्या कि हम जो है नोटपैड पे जो है XL XC X1 + X2 वो सब किए जा रहे हैं, वो सब नहीं होगा। सबसे पहले दिमाग में ऑब्वियस जो आएगा वो सबसे पहले इन्हीं दोनों ब्रांच का जो है वो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने का आएगा। और एक बार कैलकुलेट करते देखते हैं। मेरे दिमाग में जब पहली बार मैंने इसको क्वेश्चन को किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि इसमें रेजोनेंस का ऐसे यूज भी कर सकता है बीच के अंदर में, है ना। उसके बाद जब मैंने XL XC निकाला, फिर इसका निकाला, तो मेरे को अपने आप समझ में आ गया कि इसका भी सेम ही तरह का होना चाहिए, है ना। तो XL अगर इस वाली ब्रांच का कैलकुलेट करते हैं तो फॉर X1 के लिए, है ना, X1 अगर कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट, तो XL कैलकुलेट करेंगे क्या होगा 2πfL या फिर ओमेगा L, है ना। तो ओमेगा कितना दिया हुआ है 1000, ये इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, है ना। तो 1000 टाइम्स L कितना दिया हुआ 500 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये 3 गया तो ये कितना हुआ 500J हो जाएगा, ठीक है ना। इंडक्टर की है ना, और AC सर्किट है तो J टाइम्स दिस है ना। ये तो हो गया XL वाला, है ना। अब ऐसे इसका XC कैलकुलेट करते हैं ना। अगर उसका XC कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा 1/ωc, मतलब 1/jωc, है ना। तो 1/j और ωc अगर कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा कितना है 1000। ओमेगा क्या है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी, है ना। सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना 1000 और ये कितना है 2 × 10⁶, ठीक है। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं एक बार। ये -j ऊपर, j को ऊपर ले जाओ, नीचे J² हो जाएगा, तो J² I² कितना होगा -1, ठीक है। तो ये कितना होगा 10⁻³ और ये /2, ये भी -500J होगा, है ना। तो ये वाली ब्रांच जो है, ये वाली ब्रांच को अगर हम सिर्फ एक बार इसी का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करें इंडक्टर वाली का, इंडक्टर और ये कैपेसिटर वाली पैरेलल ब्रांच का, तो ये वाला है -500J और ये वाला है 500J, ठीक है ना। अब देखो मान लो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, या तो एडमिटेंस का सम कर लो 1 करके, या फिर इम्पीडेंस को सीधा करो। तो इम्पीडेंस पैरेलल में होती है तो क्या होती है X1 X2 / X1 + X2, तो X1 XL + XC / XL - XC, है ना। तो XL - XC जब करेंगे, इसका XL + XC करेंगे ऊपर में, सॉरी XL × XC और XL + XC, है ना। इक्विवेलेंट X1 निकालेंगे तो उस वाली ब्रांच का, सिर्फ इस वाली ब्रांच का, है ना। तो XL + XC करोगे तो वो क्या हो गया 0,
तो एक्स इक्विवेलेंट जो है ना उसका इन्फाइनाइट बनेगा। इन्फाइनाइट एक्स इन्फाइनाइट होने का, इस वाली ब्रांच का पूरा इंपीडेंस इन्फाइनाइट होने का क्या मतलब है कि ये पूरा जो सर्किट है ये वाले, अब एक तो देखो एक्सएल और एक्सी बराबर है इसके अंदर, तो सीधा सीधा मालूम चल गया कि ये वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट इंपीडेंस जो है वो मतलब उसमें एक्सएल एक्सी क्या कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन है ना, जब एल और सी को कंडीशन पैरेलल में लेंगे तो ठीक है। और एक यहाँ पे ये वाला देखेंगे तो एक्सएल और एक्सी इक्विवेलेंट इंपीडेंस एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो ये इन्फाइनाइट है। इन्फाइनाइट का मतलब ये वाली ब्रांच ओपन है, ठीक है ना। अगर ये वाली ब्रांच ओपन है तो मैं इतना कैलकुलेट करता हूँ वहाँ पे और वो ये आइडिया लगाता कि वो वाली ब्रांच भी ओपन होनी चाहिए, है ना, ठीक है। एक बार के लिए देख लेते हैं, फिर भी कैलकुलेट तो करना पड़ता है, इतना रिस्क तो नहीं लेते। लेकिन उस वाली ब्रांच भी अगर जो है ये वाली अगर ओपन आई है तो मेरे हिसाब से ये वाली भी ओपन आई, क्यों? क्योंकि इन्होंने पूछा है देखो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट आई, इस वाले में से जो करंट आई जा रहा है उस करंट आई का स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछा है ना, पीक वैल्यू मतलब। तो पीक वैल्यू क्या होगा, इसका 10 है पीक, तो इसका जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस आएगा वो इसके अंदर से जाएगा। तो अगर ये ओपन है, ये ओपन होगा तो सीधा जो है 4 5 9 और 1 10, 10/10, तो वो कितना हो जाएगा 1 एम्प्स हो जाएगा पीक उसका, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, ये ओपन है तो ये भी ओपन होना चाहिए। हो सकता है ये शॉर्ट हो, अगर ये शॉर्ट होगा तो क्या होगा, ये वाला शॉर्ट हुआ, ये वाला शॉर्ट हुआ, तो ये वाला जैसे इस वाले पोटेंशियल को लोग पूरा वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये वाली ब्रांच का कैलकुलेट करते हैं ज़रा, x2 वाली का। तो x2 वाली का कैलकुलेट करेंगे तो सेम j टाइम्स 1000 टाइम्स l कितना है 4 × 10⁻³ तो ये कितना हुआ 4j। ऐसे ही ये कितना हुआ x2 कैलकुलेट करेंगे तो ये xl है ना, ये xc कैलकुलेट करेंगे तो xc कितना होगा माइनस का j/ω_c। तो इसको कैलकुलेट करो ज़रा, माइनस का j/ω कितना है 1000 और c कितना है उस ब्रांच का 250 और ये 10⁻6, ये 250 माइक्रो में है ना, तो माइक्रो में नहीं, हाँ माइक्रो में सॉरी, माइनस का j और ये कितना 1000 टाइम्स 250 और 1000 टाइम्स 250 कितना होगा माइनस का 4j। तो इसका भी इक्विवेलेंट अगर करोगे, जैसे एक्सएल मिल गया और एक्सी मिल गया, ये वाला मिला 4j और ये वाला मिला माइनस का 4j, तो पैरेलल में निकालेंगे तो दोनों को क्या आएगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो ये नीचे वाला हो जाएगा 0, तो इक्विवेलेंट उसका भी इन्फिनिटी आएगा। तो उसका भी इक्विवेलेंट इन्फिनिटी आया, तो ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट जो है वो मेयरली एक रेजिस्टिव सर्किट दिया हुआ था, है ना। इस तरीके का ब्रांच है जिसमें इन दोनों ब्रांच के अंदर जो है इंपीडेंस इस तरह की है कि दोनों ब्रांच का टोटल इंपीडेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। मतलब इनफाइनाइट हो जाने का मतलब ये वाली दोनों ब्रांच जो है वो ओपन हो जा रही है। तो ओपन हो जा रही है तो अब बस सिंपली डिवाइड कर दो, इसमें से जो करंट जो जाएगा वो किधर से जाएगा, इधर से आके ये वाला लूप कंप्लीट करेगा। ये कितना है 10 sin 1000t। अब इसने पीक वैल्यू पूछा है, तो पीक वैल्यू पूछा है तो पीक को डिवाइड कर दो टोटल से, तो 10 sin 1000t डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल 10। तो जो आई पूछेगा ना इसमें, जो आई पूछा है वो कितना होगा 1 sin ωt। इसका पीक वैल्यू कितना है, ये साइनोसॉइड है, साइनोसॉइड का पीक वैल्यू कितना है 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसका 1 एम्पियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी, इस वाली प्रॉब्लम्स को मेरा समझाने का मतलब था कि रेजोनेंस जो आप पढ़ते हो ना, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि RLC दे रखा हो साथ में तो रेजोनेंस सीधा बोले कि जो है प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम दी हुई इसमें के अंदर वोल्टेज सोर्स जो करंट डिलीवर कर रहा है वो वोल्टेज और करंट जो है दोनों फेज में, सीधा बोलने के बजाय उसको इनडायरेक्टली सर्किट के अंदर भी जो है इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है ना, ये वाली प्रॉब्लम में जैसे इनकॉर्पोरेट कर रखा है ना। तो उस तरह की प्रॉब्लम में भी थोड़ा रेजोनेंस का 1-2 प्रॉब्लम इस तरह का और आया हुआ है, वो वाला भी अगले वाले वीडियो के अंदर शेयर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दूसरा तरह से रेजोनेंस का एप्लीकेशन जो है वो सर्किट में कैसे होता है वो वाला समझ में आया होगा। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।